सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के अपराध का आवश्यक तत्व बताया है। कोर्ट ने कहा है कि दहेज प्रताड़ना के अपराध की धारा 498 ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए पीड़िता पर क्रूरता करने के आरोप होने चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि उसमें पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई क्रूरता ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए कि वो गंभीर चोट पहुंचाने या पीड़िता को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने अथवा खुद को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए प्रेरित करने के इरादे से की गई हो। कोर्ट ने कहा है कि अस्पष्ट और सामान्य आरोपों से पहली निगाह में केस नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और अन्य आरोपों में सास, ससुर और ननद के खिलाफ चल रहा मुकदमा रद्द कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं माला दीक्षित और ये कार्यक्रम है जजमेंट समझिए माला दीक्षित से। तो आज मैं सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले पर चर्चा करूंगी, क्योंकि दहेज प्रताड़ना के मुकदमे में बहुत बड़ी संख्या में दर्ज होते हैं और अदालतों में ऐसे बहुत से मामले लंबित हैं। और अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आए हैं जिसमें दहेज प्रताड़ना के मामलों में अस्पष्ट और सामान्य से आरोप लगाकर ससुराल के पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने पर सवाल उठाए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून के दुरुपयोग पर भी चिंता जता चुका है। हालांकि कोर्ट ने एक फैसले में यह भी कहा था कि किसी कानून का दुरुपयोग उसे रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। तो इन सभी मुद्दों पर आज मैं चर्चा करूंगी, लेकिन चर्चा का मुख्य मुद्दा सुप्रीम कोर्ट का ये ताजा फैसला है, जिसमें आईपीसी की धारा 498 ए के तहत दहेज प्रताड़ना के दंडनीय अपराध के जरूरी तत्व जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं। जिस फैसले पर मैं चर्चा कर रही हूं वो फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस अतुल S चंदुरकर की पीठ ने 26 सितंबर 2025 को दिया है। मामला महाराष्ट्र के नागपुर का था, जिसमें सास, ससुर और ननद ने याचिका दाखिल कर दहेज प्रताड़ना की धारा जो है आईपीसी की धारा 498 ए और आपराधिक धमकी आईपीसी की धारा 506 और अप्राकृतिक यौनाचार आईपीसी की धारा 377 में दर्ज मुकदमा रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा रद्द करने की मांग स्वीकार करते हुए सास, ससुर और ननद की याचिका जो थी वो स्वीकार कर ली और उनके खिलाफ जो मुकदमा था उसे रद्द भी कर दिया। हालांकि कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट किया है कि इस आदेश का यानी सास, ससुर और ननद के खिलाफ जो मुकदमा रद्द किया गया है उस फैसले का पति के खिलाफ इन्हीं धाराओं में चल रहे मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी सीधे शब्दों में समझा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सास, ससुर और ननद को राहत देने वाला आया है उसका असर पति के खिलाफ इन्हीं धाराओं में लंबित मुकदमे पर नहीं पड़ेगा। उसे अपना मुकदमा अलग जो है वो चलता रहेगा और मेरिट के हिसाब से वो मुकदमा तय होगा, ये बात कही है। तो भले ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये कह दिया हो कि इस फैसले का असर पति के फैसले पर नहीं पड़ेगा, पति के मामले पर नहीं पड़ेगा, लेकिन कोर्ट ने इस फैसले में जो व्यवस्था बताई है, जो कानून बताया है और दहेज प्रताड़ना के दंडनीय अपराध में जो जरूरी तत्व बताए हैं वो पति के मुकदमे पर भी लागू होंगे, क्योंकि वो कोर्ट द्वारा बताई गई कानूनी व्यवस्था और स्थापित स्थिति है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में दहेज प्रताड़ना के दंडनीय अपराध के आवश्यक तत्व बताते हुए कहा है कि आईपीसी की धारा 498 ए, मैं आपको बता दूं कि ये धारा दहेज प्रताड़ना के अपराध की है। तो कोर्ट ने कहा है कि इस धारा में यानी आईपीसी की धारा 498 ए में दहेज प्रताड़ना के दंडनीय अपराध के लिए पीड़िता पर क्रूरता करने के आरोप होने चाहिए। यानी जो केस आएगा, जो शिकायत आएगी उसमें ये जरूरी तत्व है कि एक तो पीड़िता पर क्रूरता की गई हो जिसने शिकायत दर्ज कराई है यानी बहू पर। दूसरे कोर्ट ने कहा है कि उसमें पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा जो क्रूरता की गई हो वो ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए कि वो जो पीड़िता है उस पे गंभीर चोट पहुंचाने के लिए, पीड़िता को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने अथवा उसे खुद को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए प्रेरित करने के इरादे से की गई हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दहेज प्रताड़ना के अस्पष्ट और सामान्य आरोप यानी वेग से जनरल एलिगेशन जो लगाए जाते हैं उनको देखा जाए तो उनसे पहली निगाह में कोई केस नहीं बनता दहेज प्रताड़ना का।
सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही सास ससुर और नंद के खिलाफ जो केस था 498A का, 506 का और 377 का, वो रद्द कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले को देखने के बाद कहा कि सास ससुर और नंद के खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द करने योग्य है। और कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी बताया कि जब किसी मांग को विचार करता है कोर्ट कि किसी केस को रद्द किया जाए, तो जब इस मांग पे विचार किया जाएगा तो उसके तय मानदंड क्या होते हैं, उस पर विचार करते समय क्या देखा जाएगा। यानी केस रद्द करने की मांग पे विचार करते समय कोर्ट किन किन चीजों पर ध्यान देगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया है। कोर्ट ने कहा है कि मामला रद्द करते समय ये देखा जाता है कि अगर एफआईआर और शिकायत में जो आरोप लगाए गए हैं वो पहली निगाह में अगर सही भी हैं, यानी जो आरोप लगाए गए उनको अगर सरसरी निगाह में ये मान लिया जाए कि आरोप सही हैं, तो भी उन लगाए गए आरोपों से कोई अपराध ना बनता हो। यानी उन आरोपों को, शिकायत को देखा जाए तो उससे कोई अपराध गठित होने की बात सामने नहीं आनी चाहिए। और अगर ऐसा है कि कोई अपराध नहीं बन रहा उस शिकायत को देखने से, एफआईआर को देखने से, तो ऐसी स्थिति में अदालत द्वारा उस केस को रद्द किया जाना न्यायोचित है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर आईपीसी की धारा 498A के दंडनीय अपराध के जरूरी तत्वों को देखा जाए तो इसमें जरूरी है कि पीड़िता पर क्रूरता की गई हो, पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा क्रूरता की गई हो, और ऐसी प्रकृति की वो क्रूरता होनी चाहिए कि वो गंभीर चोट पहुंचाने या पीड़िता को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली हो, या पीड़िता खुद को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए प्रेरित करने के इरादे से की गई हो, पीड़िता को इसके लिए प्रेरित किया गया हो। तो ये क्रूरता, जो ये भी क्रूरता की जाएगी वो किसी संपत्ति या मूल्यवान चीज की अवैध मांग के लिए पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा की जानी चाहिए। यानी ये मुख्य तत्व है जो दहेज के केस में देखे जाएंगे। जो दहेज प्रताड़ना 498A में केस दर्ज कराया जाएगा उसका मुख्य तत्व ये है, ये उसमें होना चाहिए, यानी दहेज की मांग के लिए क्रूरता कही गई हो। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले जो दिगंबर एवं अन्य के मामले का भी सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है, क्योंकि उस फैसले में ये सारी बातें बहुत विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने बताई हैं। और कोर्ट ने जो ये मौजूदा मामला था इसमें कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगर एफआईआर को देखा जाए तो सास ससुर और नंद पर लगाए गए आरोप सामान्य प्रकृति के हैं। धारा 498A के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता। और सुप्रीम कोर्ट ने जो एलिगेशन थे, जो एफआईआर थी, वो धारा 377 जिसको अप्राकृतिक यौनाचार की धारा होती है आईपीसी की, और धारा 506 जो आपराधिक धमकी के बारे में होती है, उस पर भी कोर्ट ने वो भी आरोप रद्द किए हैं। और कोर्ट ने कहा है कि जो शिकायत और एफआईआर देखी जाए तो इन धाराओं के बारे में आरोप सिर्फ पति पर लगाए गए, इसलिए सास ससुर और ननद पर ये आरोप नहीं बनते, और कोर्ट ने वो मामला रद्द कर दिया। तो जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है उसमें शादी जो थी लड़की की वो जुलाई 2021 में हुई थी, और उसमें लड़की ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही पैसे और उपहारों की मांग उससे की जाने लगी, और वो कई बार अपने मायके से उपहार लाई, लेकिन ससुराल वाले उससे संतुष्ट नहीं हुए। लड़की ने पति पर अप्राकृतिक यौनाचार का भी आरोप लगाया था। तो जो महिला ने इस बारे में फरवरी 2022 में पति, सास, ससुर और नंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें कि सास, ससुर और नंद ने यही एफआईआर रद्द कराने की मांग इस याचिका में की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। तो इस फैसले के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दहेज प्रताड़ना के मामलों में दिए गए कई फैसलों में और सुनवाइयों में जो टिप्पणियां की हैं, मैं वो उन पर भी आपको बता देती हूं, उन पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बात पिछले हफ्ते की ही है। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ दहेज प्रताड़ना की झूठी शिकायतों और दहेज कानून के दुरुपयोग पर चिंता जता चुकी है। पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ दहेज प्रताड़ना के एक केस की सुनवाई कर रही थी, और वो मामला शादी के मात्र 1.5 महीने के भीतर पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा था। तो सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि अक्सर पति और सास झूठी शिकायतों के डर में रहते हैं,
कोर्ट ने कहा था कि धारा 498 बहुत कठोर है और अक्सर दुरुपयोग किए जाने वाली ये धारा है। और ये भी कहा कोर्ट ने कि ये रिश्ते पर नींबू निचोड़ने जैसा असर डालती है। यानी आप देखिए कि कोर्ट कितना सामाजिक ताने बाने पर भी विचार कर रहा है कि इसका असर क्या क्या हो रहा है समाज पर। कोर्ट ने उस मामले में पति, पत्नी और सास को आपसी सुलह से मामला सुलझाने के प्रयास करने के लिए पूरा केस मीडिएशन में भेज दिया था कि मीडिएशन में जाइए और आपसी सुलह से ये केस निपटाइए। लेकिन टिप्पणियां बहुत जो थी वो महत्वपूर्ण थी, इसलिए मैंने चर्चा की। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने हाल के वर्षों में और भी कई बार धारा 498 के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। मई 2024 में जस्टिस पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने संसद से अनुरोध किया था कि जो नई न्याय संहिता की धारा 85 और 86 है, जो पुरानी आईपीसी के 498 के समान ही धारा है, उस पर पुनर्विचार किया जाए। दिसंबर 2024 में दो अलग अलग पीठों ने कहा था कि पतियों के पूरे परिवार को फंसाना गलत है और कई बार 498 को 376 ये दुष्कर्म की आईपीसी की धाराएं हैं, 377 ये अप्राकृतिक यौनाचार की धारा है आईपीसी की, और 506 जो आपराधिक धमकी की धारा है आईपीसी की। तो इन धाराओं के साथ दबाव बनाने के लिए इनको भी लगा दिया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था टिप्पणी में। इसके बाद फरवरी 2025 में कोर्ट ने एक मामले में कहा था कि बिना ठोस आरोपों के घरेलू विवादों में आपराधिक कानून लागू करना परिवार के लिए विनाशकारी हो सकता है। लेकिन अप्रैल 2025 में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने 498 जो धारा है इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए कहा था कि दुरुपयोग की संभावना से कानून असंवैधानिक नहीं हो जाता। यानी उन्होंने कानून की संवैधानिकता पे फिर मुहर लगाई थी और कहा था कि इसके दुरुपयोग मात्र से इसको असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता। फिर मई और जून 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आरोपों पर दर्ज जो अस्पष्ट आरोप लगाए जाते हैं किसी शिकायत में, उसके आधार पर दर्ज एफआईआर और मुकदमों को रद्द करते हुए कहा था कि हर रिश्तेदार को फंसाने की प्रवृत्ति शिकायत की विश्वसनीयता को कमजोर करती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सच्चे मामलों में पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन झूठे और सामान्य आरोपों से कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो ये मामले बताते हैं कि दहेज कानून जो महिला को दहेज प्रताड़ना से बचाने के लिए लाया गया था, उसका बहुत बार दुरुपयोग हो रहा है। कई मामलों में पूरे परिवार को फंसाने की प्रवृत्ति भी देखी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई महिला दहेज प्रताड़ना की शिकार है तो वह निश्चित तौर पर इस कानून का सहारा लेकर दोषियों को सजा दिला सकती है और उसे कानून का सहारा लेना भी चाहिए। लेकिन दर्ज कराई जाने वाली जो शिकायत है उसमें उसे सच घटना जो उसके साथ हुई हो और जिन्होंने उसे सताया हो, सिर्फ उन्हीं के खिलाफ शिकायत की जानी चाहिए। शिकायत में ससुराल के पूरे परिवार के लोगों का नाम लिखाने और यहाँ तक कि जो लोग उस घर में साथ भी नहीं रहते उनका भी नाम सताने वालों में लिखाए जाने से और वेग से अस्पष्ट आरोप लगाने से शिकायत कमजोर होती है। और कोर्ट को जब ये चीजें पता चलती हैं, भाई बाकी चीजों के सबके नाम फिर वो प्रूव नहीं हो पाएंगे, तो कोर्ट को जब ये बातें पता चलती कि इसका नाम तो ऐसे ही लिख गया, ये तो हल्के से आरोप हैं, तो जितना केस उसका सही होता है, जिन लोगों ने वास्तव में सताया होता है, उस पर भी कोर्ट विश्वास नहीं कर पाता। तो दहेज प्रताड़ना दंडनीय अपराध है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में इसके जो जरूरी तत्व बताए हैं उस पर न सिर्फ शिकायत करने वाले बल्कि मामले की जांच करने वाली पुलिस और केस का ट्रायल करने वाली अदालतों को भी ध्यान देना चाहिए। तो आज बस इतना ही, फिर कुछ ऐसा ही महत्वपूर्ण आएगा तो मैं उस पर आपके साथ चर्चा करूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।